हेलो दोस्तों, ड्रीम कैरियर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग आगमन विधि। हम लोग को क्या पढ़ना है? आगमन आगमन विधि। आगमन विधि में सबसे पहले देखते हैं कि आगमन विधि क्या है। आगमन विधि में बच्चों को उदाहरणों के माध्यम से जो प्रस्तुत किया जाता है उसे उदाहरण आगमन विधि कहते हैं। तो आगमन विधि आगमन विधि आगमन विधि में उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो आगमन विधि क्या है कि आगमन विधि में उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। उसके बाद आपको बच्चों को नियम बताना होता है। पहले उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए, उसके बाद बच्चों को नियम बताइए। ये पहला पॉइंट हो गया। नंबर दूसरा पॉइंट है कि आगमन विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है। पूछा जाता है आगमन विधि कौन से बच्चों के लिए उपयोगी है। नंबर थर्ड पॉइंट, आगमन विधि छोटे बच्चे के लिए उपयोगी है। आगमन विधि छोटे बच्चे यानी प्राथमिक विद्यालय के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? प्राथमिक विद्यालय के लिए उपयोगी क्या है? आगमन विधि प्राथमिक विद्यालय के लिए उपयोगी मानी जाती है। आगमन विधि कौन से बच्चों के लिए उपयोगी मानी जाती है? तो आगमन विधि छोटे बच्चों के लिए उपयोगी मानी जाती है। ये हो गया आगमन विधि। और आगमन विधि में चलते हैं, कुछ वो हैं सूत्र हैं। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर कार्य करती है। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर कार्य करती है। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर कार्य करती है और निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर कार्य करती है। तो पहले आप आगमन विधि देखते हैं। तो आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर कार्य करती है। उसके बाद उदाहरण से नियम की ओर कार्य करती है। उसके बाद आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर कार्य करती है। ज्ञात से अज्ञात की ओर कार्य करती है। उसके बाद 7वें नंबर पे है कि आगमन विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर कार्य करती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर कार्य करती है। तो ये जो 4 दिए हैं ये शिक्षण सूत्र हैं। और आगमन विधि में उदाहरण के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि छोटे बच्चे यानी प्राथमिक विद्यालय के लिए उपयोगी मानी जाती है। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर कार्य करती है और इसी का उल्टा निगमन हो जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि है और ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म। विशिष्ट जो होता है, पहले कोई बड़ी चीज दिखा दी जाती है, फिर सामान्य चीज दिखाई जाती है। उदाहरण पहले बालक को उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है और फिर ज्ञात मतलब कोई ज्ञात चीज दिखा दीजिए, उसके बाद बालक को अज्ञात के पास ले जाइए। और स्थूल कोई एक बड़ा सा डिब्बा दिखा दीजिए, उसके बाद सूक्ष्म डिब्बे के अंदर क्या पैक है, ये होता है सूक्ष्म। तो आगे चलते हैं, इसी में कुछ पॉइंट और हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इरेज करते हैं और आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें
जो ये पॉइंट बताए जा रहे हैं बिल्कुल एकदम फैक्ट हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा और उसके बाद पेपर में ये काफ़ी आपको हेल्पफुल मदद करेंगे। आगे चलते हैं कि आगमन विधि देखते हैं। आगमन विधि थकान वाली विधि है। आगमन विधि थकान वाली विधि है। थकान वाली विधि है। अब देखते हैं कि थकान वाली विधि कैसे है, क्योंकि बालक को सबसे पहले आप उदाहरण बताएंगे, उसके बाद नियम बताएंगे, तो बालक उदाहरण सीखेगा, उसके बाद नियम अप्लाई करेगा, तो बालक को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे बालक में थकान आ जाती है। तो आगमन विधि थकान वाली विधि है। और देखते हैं अगले पॉइंट में, आगमन विधि में रटने की प्रवृत्ति का विकास नहीं होता है। रटने की प्रवृत्ति का विकास आगमन विधि में रटने की प्रवृत्ति का विकास नहीं होता है। तो किस चीज का विकास होता है? तो आगमन विधि में रटने की प्रवृत्ति का विकास नहीं होता है। तो आगमन विधि में समझने की प्रवृत्ति का विकास होता है। आगमन विधि में समझने की प्रवृत्ति का विकास होता है। समझने की प्रवृत्ति का विकास होता है। समझने की प्रवृत्ति का विकास होता है। आपसे पूछा जाएगा कि समझने की प्रवृत्ति का विकास किसमें होता है? तो आगमन विधि में समझने की प्रवृत्ति का विकास होता है। आगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। आगमन विधि में थकान नहीं लगती। आगमन विधि में रटने की प्रवृत्ति का विकास नहीं होता है। तो आगे चलते हैं। ये हो गई हमारी आगमन विधि, जो आपको याद करके अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। आगे इसी के अपोजिट है निगमन विधि। तो देखते हैं कि आगे निगमन विधि क्या है। इरेज करते हैं इसको, देखते हैं कि निगमन विधि क्या है। आगे आगमन विधि यही खत्म होती हुई, और आगे देखते हैं कि निगमन विधि क्या है। हेडिंग डालेंगे निगमन विधि, हेडिंग डालेंगे निगमन विधि, निगमन विधि। तो आगमन विधि में हमने सबसे पहले उदाहरण देखे थे, उसके बाद नियम बताए थे, और निगमन विधि में सबसे पहले नियम बताया जाता है। तो निगमन विधि में नियम पहले बताए जाते हैं। नियम पहले बताए जाते हैं, फिर उदाहरण दिया जाता है। फिर उदाहरण दिया जाता है। पहले आप नियम बताएंगे, फिर आप उदाहरण दिया जाता है। आगे चलते हैं कि यह मनोवैज्ञानिक, पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। तो निगमन विधि देखते हैं। निगमन विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है। पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है। निगमन विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है। आगे देखते हैं कि निगमन विधि में क्या होता है। आगे देखते हैं कि निगमन विधि को और किस विधि के नाम से जाना जाता है। तो निगमन विधि को क्लासरूम टीचिंग मेथड भी कहते हैं। निगमन विधि को क्लासरूम टीचिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। क्लासरूम टीचिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा क्लासरूम टीचिंग मेथड किसे कहते हैं। तो क्लासरूम टीचिंग मेथड निगमन विधि को कहते हैं। इस विधि में निगमन विधि में ज्ञान को रटाया जाता है। निगमन विधि में
निगमन विधि में ज्ञान को रटाया जाता है, ज्ञान को रटाया जाता है, रटाया जाता है। पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें ज्ञान को रटाया जाता है। यह विधि में समय कम लगता है। आगे देखते हैं, ज्ञान को रटा दिया गया, अगर कोई चीज रटा दी गई, अगर रटाने में बहुत कम समय लगता है तो निगमन विधि में, निगमन विधि में, निगमन विधि में समय कम लगता है, समय कम लगता है। पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें समय कम लगता है, तो निगमन विधि ऐसी है जिसमें समय कम लगता है। और ये लास्ट पॉइंट है कि निगमन विधि कैसे बालक के लिए उपयोगी है, तो निगमन विधि, निगमन विधि बड़े बच्चे, बड़े बच्चे यानी, बड़े बच्चे यानी माध्यमिक विद्यालय, यानी माध्यमिक विद्यालय के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? माध्यमिक विद्यालय के लिए, माध्यमिक विद्यालय के लिए उपयोगी है, उपयोगी है। तो इतने पॉइंट हो गए जो पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण दिया जाता है। निगमन विधि पूर्णतया मनोवैज्ञानिक विधि है, पूर्णतया मनोवैज्ञानिक विधि है। और निगमन विधि को क्लासरूम टीचिंग मेथड भी कहते हैं। निगमन विधि में ज्ञान को रटाया जाता है। निगमन विधि में समय कम लगता है। निगमन विधि बड़े बच्चों के लिए उपयोगी मानी जाती है। आई स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया। आगे देखते हैं, निगमन विधि में कुछ सिद्धांत हैं जो हमने बताया था, विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट। तो आगमन विधि का उल्टा निगमन विधि होता है। आप लोग ये बात दिमाग में याद रखिएगा, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। आगमन विधि में होता है विशिष्ट से सामान्य, तो और यहाँ पे होता है सामान्य से विशिष्ट, सामान्य, सामान्य से विशिष्ट। निगमन विधि में होता है सामान्य से विशिष्ट। और निगमन विधि में, आगमन विधि में होता है ज्ञात से अज्ञात, तो निगमन विधि में होता है अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है कौन? निगमन विधि, अज्ञात से ज्ञात की ओर। आगे देखते हैं कि आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, तो यहाँ पर होता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म, तो निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और निगमन विधि में होता है एक और नियम से उदाहरण। निगमन विधि में पहले क्या बताए जाते हैं? नियम। निगमन विधि में नियम, तो उसके बाद नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। तो आई होप ये 4 पॉइंट आपको याद रखने होंगे आगमन विधि और निगमन विधि के। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगमन में उदाहरण बताया गया है कि निगमन में पहले उदाहरण बताया गया है। तो आइए आप इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं। जैसे लिखते हैं एक जगह आगमन विधि, एक जगह लिखते हैं आगमन विधि, दूसरी जगह लिखते हैं निगमन विधि, दूसरी जगह लिखते हैं निगमन विधि। ठीक है, आगमन और निगमन। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आगमन में पहले उदाहरण है कि निगमन में। तो निगमन का मतलब क्या होता है? पहले नी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नी। नी का मतलब होता है पहले नियम। तो पहले नियम किस में बताए जाएंगे? निगमन में। तो अगर पहले में नियम बताए गए तो पहले आगमन में क्या बताए जाएंगे? उदाहरण, उदाहरण। आप इस माध्यम से याद रखिएगा, तभी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि आगमन में उदाहरण होगा और निगमन, निगमन का मतलब नी, और नी का मतलब यहाँ भी नी। नियम और निगमन, ये याद करने की सबसे ट्रिक है। और आगे देखते हैं कि कठिन पाठों को याद करने के लिए एक नोट पॉइंट डालिएगा। इसको इरेज करते हैं तो फिर एक नोट पॉइंट बताते हैं आप लोगों को, और इरेज करते हैं इसको। आगे इसी में एक नोट पॉइंट बताते हैं। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। इसमें आता है कठिन अंशों को पढ़ने के लिए, कठिन अंशों को
कठिन अंशों को पढ़ाने के लिए आप पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कठिन पाठ अंशों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो कठिन जो पाठ होगा उसको हम लोग रटा देते हैं, और रटाना का मतलब हो गया निगमन विधि। कठिन पाठ अंशों को पढ़ने के लिए हम लोग निगमन विधि का प्रयोग करते हैं, निगमन विधि। तो आई होप आप लोगों को आगमन और निगमन अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विश्लेषण और संश्लेषण विधि। आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आता है कि कौन से क्वेश्चन आगमन और निगमन के रह गए हैं। फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।